हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम ऑटो स्विच कनेक्शन MK1 ड्यूल स्टार्टर के साथ किस तरह किया जाता है सीखने वाले हैं। जिसमें हम सीखने वाले हैं ऑटो स्विच के लिए पावर वायरिंग किस तरह की जाती है, कंट्रोल वायरिंग किस तरह की जाती है। हर एक कॉन्सेप्ट को काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। देखिए, ये हमारे पास MK1 ड्यूल स्टार्टर है जिसमें आप किसी भी 7 वायर ऑटो स्विच का कनेक्शन किस तरह कर सकते हैं सीखने वाले हैं। देखिए, हमारे पास यह एक जेप्रो कंपनी का 7 वायर ऑटो स्विच है। आपके पास किसी भी कंपनी का 7 वायर ऑटो स्विच हो तो आप इस तरह से कनेक्शन काफी आसान तरह से कर सकेंगे। देखिए, ये हमारे पास कॉन्टेक्टर में पावर टर्मिनल्स है और यह ओवरलोड रिले में कंट्रोल टर्मिनल्स दिया गया है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं ऑटो स्विच को कनेक्ट क्यों किया जाता है। तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ऑटो स्विच का मेन फंक्शन है यदि हमारी पावर एक बार जाती है और जाकर वापस आती है तो ऑटो स्विच मोटर स्टार्टर को ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देता है। उसके लिए आपको बार बार स्टार्ट स्टॉप करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऑटो स्विच का जो मेन फंक्शन होता है मोटर को ऑटोमेटिकली स्टार्ट करने का होता है। इस ऑटो स्विच में आपको कुछ फंक्शंस दिए गए हैं। जैसे यदि आपकी कोई एक फेज फेल हो रहा है और आपके यहाँ 2 ही फेज आ रहे हैं तो 2 फेज पे चलने के कारण आपकी मोटर हीट होकर जल सकती है। तो यदि कोई फेज फेल हो रहा है तो इस कंडीशन में ये आपके मोटर को स्टार्ट नहीं होने देगा। इसके अलावा आपको मोटर को बार बार स्टार्ट स्टॉप करने की जरूरत नहीं है। किस तरह वर्किंग होगी हर एक कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। यदि ओवर वोल्टेज या अंडर वोल्टेज होता है, दैट मींस वोल्टेज ज्यादा या कम आता है, तो उस कंडीशन में भी ये मोटर स्टार्टर को स्टार्ट नहीं होने देता है। और इसमें आपको 30 सेकंड का डिले टाइम दिया गया है। सबसे पहले 30 सेकंड तक यह चेक करता है प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है या नहीं, उसके बाद यह स्टार्ट कर देता है। देखिए, कनेक्शन की बात की जाए इसमें RYB यहाँ पर पावर टर्मिनल्स दिए गए हैं जिसमें आपको 3 फेज कनेक्ट करना होता है। चाहे आप सर्किट ब्रेकर से कनेक्ट करें या फिर आपके मोटर स्टार्टर से कनेक्ट किया है। देखिए, यहाँ पे आपको RYB 3 फेज कनेक्ट करना होगा, NV, S1 एंड S2। यहाँ पे 4 आपको कंट्रोल टर्मिनल्स दिया गया है। तो किस तरह इनका कनेक्शन होगा वह भी हम सीखने वाले हैं। देखिए, इसके ऊपर आपको 4 LED दी गई है RYB और मोटर ऑन की। सबसे पहले देखिए, ये RYB दैट मींस जब मोटर स्टार्टर स्टार्ट होता है तो पहले तीनों फेज को चेक करता है। यदि प्रॉपर आता है तो RYB की LED ब्लिंक होती है। यदि सब कुछ ओके होता है तो 30 सेकंड बाद मोटर ऑन की LED ब्लिंक होती है जिससे मोटर स्टार्ट हो जाती है। इसमें आपको ऑटो, मैनुअल एंड बाईपास का फंक्शन भी दिया गया है। यदि आपको स्टार्टर को ऑटो में रखना है, दैट मींस ऑटो स्विच के हिसाब से स्टार्ट स्टॉप करना है तो आप इसे ऑटो में सेलेक्ट कर लीजिए। मैनुअल में यदि आप पुश बटन के हिसाब से स्टार्ट स्टॉप करना चाहते हैं तो मैनुअल पे कर लीजिए। और यदि आपको इस ऑटो स्विच को बाईपास करना है तो बाईपास आप इसे कर स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिलेक्शन के लिए भी दिया गया है। चलिए, सबसे पहले MK1 ड्यूल स्टार्टर का कनेक्शन हम समझ लेते हैं। देखिए, ये इसके पावर टर्मिनल्स होते हैं जहां पे आपको R, Y एंड B 3 फेज कनेक्ट करना होते हैं। जब आपका देखिए स्टार्टर ऑपरेट होता है, NVC कॉइल ऑपरेट होती है, तो यहां से ये 3 फेज निकलते हैं R, Y एंड B जो कि आपके मोटर स्टार्टर में जाकर कनेक्ट होते हैं। और यह NO टर्मिनल दिया गया है जो कि होल्डिंग के लिए दिया गया है। जब आपका स्टार्टर ऑपरेट होता है तो यह और यह आपस में NC हो जाता है जब आपका स्टार्टर ऑपरेट होता है, तो जिससे आपका स्टार्टर परमानेंट होल्ड हो जाता है। यहाँ पर आपकी मोटर की ओवरलोड की सेटिंग होती है जिसे आप सेट कर सकते हैं। यह इसके एनो टर्मिनल होते हैं। देखिए, जैसे इस बटन को प्रेस किया जाता है तो एनो की सप्लाई पास होती है और यह इसके NC टर्मिनल होते हैं। देखिए, यहाँ से सप्लाई कंटिन्यू जाती है, जब बटन को प्रेस किया जाता है तो आपकी सप्लाई कट हो जाती है। देखिए, कनेक्शन की बात की जाए तो यहाँ से एक फेज डायरेक्ट हमने NVC कॉइल में कनेक्ट किया है। ये 440 वोल्ट पर ऑपरेट होता है। एक फेज डायरेक्ट कनेक्ट किया और जो सेकंड फेज है इसे सबसे पहले हमने एनो में कनेक्ट किया है। जैसे ही पुश बटन को प्रेस किया जाता है तो यहां से देखिए हमने कनेक्टर कनेक्ट किया है जिससे सप्लाई पास होती है और यह NC टर्मिनल में जाती है। देखिए, अब NC से यहां से सप्लाई यहां पे डायरेक्ट आएगी और यहां से NVC कॉइल में 440 वोल्ट आ जाएगा जिससे नॉर्मली हमारा MK1 ड्यूल स्टार्टर वर्क करता है। अब इसमें ऑटो स्विच का कनेक्शन किस तरह होगा हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको ऑटो स्विच कनेक्शन करने के लिए यह जो कनेक्टर दिया गया है इसे यहां से रिमूव कर लेना है।
चलिए इस कनेक्टर को हम पहले रिमूव कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कनेक्टर रिमूव हो चुका है। सबसे पहले हम पावर वायरिंग समझ लेते हैं, जो कि हमारे पास सर्किट ब्रेकर से या फिर आप किट फ्यूज लगाकर करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हमारे पास आर, वाई एंड बी 3 फेज आएंगे, जो कि मोटर स्टार्टर में पावर फेज आएंगे। देखिए यहाँ पे आर वाई भी हमने 3 फेज कनेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर हमें ऑटो स्विच में 3 फेज कनेक्ट करना है। चलिए सबसे पहले हम आर वाई बी 3 फेज को मोटर स्टार्टर में ले जाते हैं। आप चाहे तो इसे फ्यूज में यहाँ पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए यहाँ भी आप कर सकते हैं, बट हम इसे स्टार्टर के साथ ही करने वाले हैं। चलिए सभी वायर्स को पहले हमें स्टार्टर में अंदर की तरफ कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें सभी वायर्स को पहले अंदर कर लेना है। देखिए अब ऑटो स्विच का आर फेज और जो हमारे पास मेन आर फेज आया है उसे हमने ट्विस्ट कर लिया है। देखिए आर फेज को हमने ट्विस्ट कर लिया है और इसे फर्स्ट टर्मिनल में यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारे पास आर फेज ऑटो स्विच में भी जा चुका है और स्टार्टर में भी आ चुका है। अब वाई फेज में भी ऑटो स्विच का एक वायर और एक हमारा मेन फेज वायर को सेकंड टर्मिनल में हमें कनेक्ट कर देना है। और कनेक्शन को आप फुल टाइट कीजिए, लूजिंग नहीं होना चाहिए। चलिए बी फेज का भी हमने ऑटो स्विच का एक वायर और एक मेन फेज वायर को स्टार्टर में कनेक्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं स्टार्टर में इनपुट कनेक्शन भी आ चुका है और ऑटो स्विच में आर वाई भी 3 फेज भी आ चुका है। चलिए जब हमारा ऑटो स्विच ऑन होगा तो यहाँ से देखिए कॉन्टेक्टर के पावर टर्मिनल से मोटर में सप्लाई जाएगी। यदि हम कंट्रोल वायरिंग की बात करें एन, वी, S1 एंड S2, तो आपको करना क्या है, एन का एक वायर लेना है, इसके साथ S1 का जो वायर है एक बार फिर से एन एंड S1, देखिए 2 वायर को आपको लेना है और इसे इस तरह से शॉर्ट कर लेना है। देखिए दोनों को हमने शॉर्ट किया है, एन एंड S1 को शॉर्ट किया है। और ओवरलोड रिले में देखिए जो आपका एनसी का फर्स्ट टर्मिनल होता है उसे आप P1 कहते हैं, जो सेकंड टर्मिनल होता है उसे P2 कहते हैं, थर्ड को P3 एंड फोर्थ को P4 कहते हैं। तो इसे हमें P2 में कनेक्ट कर देना है। एक बार फिर से सेकंड टर्मिनल NC का P2 में हमें N एंड S1 को कनेक्ट कर लेना है। देखिए N एंड S1 हमारा P2 में कनेक्ट हो चुका है। अब V का जो वायर बचा हुआ है, देखिए जो V वायर है उसे हमें P3 में कनेक्ट कर देना है। देखिए V वायर आपस में N और V वैसे NC होते हैं, तो देखिए जो V वायर है इसे हमने P3 में कनेक्ट कर दिया है। अब हमारे पास जो S2 वायर बचा हुआ है उसे हमें P4 में कनेक्ट कर देना है। देखिए यहाँ पर P4 में हमने S2 वायर को कनेक्ट कर दिया है। एक बार फिर से N एंड S1 को P2 में कनेक्ट किया है, V को हमने P3 में कनेक्ट किया है और S2 को P4 में कनेक्ट किया है। देखिए हमारा ऑटो स्विच का कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ पे देखिए सर्किट ब्रेकर या फ्यूज में आप इनपुट कनेक्शन कर दीजिए। देखिए यहाँ पे R, Y एंड B हम 3 फेज को कनेक्ट कर देते हैं। देखिए 3 फेज कनेक्ट हो चुके हैं, हमारे पावर वायरिंग भी हो चुकी है, ऑटो स्विच की कंट्रोल वायरिंग भी हो चुकी है। अब किस तरह ऑपरेट हो रहा है हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले फ्यूज को हमें प्रॉपर फिट कर लेना है। देखिए फ्यूज का फिटिंग हो चुकी है। जैसे पावर को हम ऑन करते हैं, पावर को ऑन करते ही यहाँ पे हमने पहले से ऑटो मोड में सेलेक्ट किया है। देखिए पावर ऑन हुई, हमारा स्टार्टर ऑपरेट हो चुका है क्योंकि हमने इसे ऑटो मोड में सेलेक्ट किया था। बट मोटर अभी ऑन नहीं होगी, मोटर हमारे 30 सेकंड के बाद ऑन होगी। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 सेकंड तक पहले वोल्टेज प्रॉपर चेक करके ये देखिए अब हमारी मोटर ऑन हो चुकी है। हमारे पास RYB की 3 LED भी ब्लिंक हो रही है और मोटर ऑन की एक LED भी ब्लिंक हो रही है। दैट मीन सभी कंडीशन प्रॉपर वर्क कर रही है। देखिए इस तरह से अब यहाँ पर हम यदि स्टॉप पुश बटन से स्टॉप करते तो स्टॉप नहीं होगा। देखिए यहाँ से हम MCB से पहले स्टॉप कर लेते हैं। देखिए स्टॉप हो चुका है। अगेन यदि हम स्टार्ट करते हैं, देखिए अगेन हमारा स्टार्टर स्टार्ट हो चुका है। 30 सेकंड बाद ही हमारी मोटर को ऑन कर देगा। देखिए RYB तीनों फेज प्रॉपर आ रहे हैं। देखिए यदि कोई एक फेज फेल होता है तो क्या होगा हम समझ लेते हैं। देखिए हम पहले एक फेज को यहाँ पर रिमूव कर देख लेते हैं, फेज फेलियर होने पर हमारे स्टार्टर को ऑन करता है या नहीं। उसके बाद हम हर एक कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। देखिए यहाँ से हम एक फेज को पहले रिमूव कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे R फेज नहीं आ रहा है, ओनली Y एंड B फेज ही आ रहा है। आपका स्टार्टर ऑन नहीं होगा।
देखिए इस तरह से आपका, क्योंकि एक फेज फेल होने पर आपकी मोटर जल भी सकती है, तो ये आपकी मोटर को जलने से भी बचाता है। देखिए इसे हम फिर से कनेक्ट कर लेना है। देखिए अब जैसे ही हम इसे ऑन करेंगे तो देखिए हमारा स्टार्टर प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो ये ऑटो मोड में हुआ। यदि हम बटन से इसे स्टार्ट स्टॉप करना चाहते हैं, जैसे मैनुअल कर हम इसे पुश बटन के जरिए देखिए यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं, अगेन स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकते हैं। तो यदि आपको इसे ऑटो स्विच के जरिए कंट्रोल करना है तो आप इसे ऑटो पे कर दीजिए, पुश बटन के जरिए करना है तो आप इसे मैनुअल पर कर दीजिए। और यदि आपको ऑटो स्विच को बाईपास करना है तो बाईपास कर आप इसे नॉर्मली पुश बटन से स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह ऑटो स्विच पावर वायरिंग एंड कंट्रोल वायरिंग की जाती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फ्रेंड्स।